डॉक्टर रिजवी, सबसे अच्छी खबर तो आज की यही है कि ईद का जो माहौल है, रमजान का जो माहौल है, वो आस्ते आस्ते पूरे दुनिया में सब लोग खुशियां मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी लोग होली की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको और आपके सारे दोस्तों को होली की मुबारकबाद देता हूँ। आज जहां तक हमास की बात है, हमास ने आज फिर से अपने तरफ से बहुत कोशिश की कि जो बातचीत चल रही है सीज फायर के लिए, वो तेजी से आगे बढ़े। अब शायद हमास को बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि इजराइल कुछ मुद्दों पर अभी तक अड़ा हुआ है। दूसरी खबर यह है कि इजराइल ने आज दमश्क के पास हवाई हमला किया। उनका दावा था कि कुछ इस्लामी जिहादी ताकतें हैं जो कि दमश्क के बाहर से तैयारियां कर रही थी इजराइल पर हमला करने के लिए। तो इजराइल कह रहा है कि उसने एज ए प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, यानी वो इस्लामी पार्टी जो है या ग्रुप है, वो सीरिया से दमश्क की तरफ से इजराइल पर हमला ना कर सके। और तीसरी खबर सीरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसका हमास पे इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि सीरिया में जो जोलानी साहब हैं, उनका जो ग्रुप है एसटीएस, उसने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में जो एक ग्रुप था, कुर्दिस्तान के लड़ाका ग्रुप था, एसडीएफ, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, उसके साथ दोस्ती कर ली है। ये हमें याद करना पड़ेगा कि एसडीएफ जो था वो अमेरिका द्वारा फंडेड, अमेरिका द्वारा इक्विप्ड एक पार्टी थी। वो हमले करते थे बशर अल असद की सरकार के खिलाफ। कैप्टन साहब का नेटवर्क के कुछ। साथ हाथ जोड़ लिया जी। है। तो वहां पर नॉर्थ ईस्ट सीरिया में करीबन 7 या 10 अलग अलग ग्रुप हैं जो कि कुर्दिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सीरिया का एक टुकड़ा, तुर्की का एक टुकड़ा, इराक का एक टुकड़ा, ईरान का एक टुकड़ा, ये सब मिलाकर एक कुर्दिस्तान बनाया जाए। तो अब लगता है कि एसडीएफ उस ग्रुप से टूटकर अलग हो जाएगा, और भविष्य में एसडीएफ जो है अलग कुर्दिस्तान बनाने के लिए सीरिया से एक टुकड़ा तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। जी डॉक्टर रिजवी। सही ऑब्जर्वेशन मुझे लग रहा है कि ये है, और ये अपडेट भी हमारे सामने आ गई है। आज ये कहा गया कि दूसरे दौर की तो बातचीत शुरू हो गई, लेकिन जो रमजान का महीना है कैप्टन साहब, और वहाँ लोग बहुत परेशान अब हो रहे हैं, खाना-पीना और वहाँ पे दवाएँ ये सब नहीं पहुँच पा रही हैं। हूती ने रिएक्शन भी शुरू कर दिया है। क्या लग रहा है कि क्यों ये बिजली का काट देना, खाना-पानी, ट्रक को रोक देना और किसी का कुछ ना बोलना, अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं से कोई मजबूत आवाज़ इज़राइल के लिए, ये खामोशी के पीछे क्या राज़ है? फिर कैसे माना जाए? अभी फदील साहब आएँगे, कहेंगे सब साहब मदद कर रहे हैं, सब साथ में हैं, सब अंदर, भई क्या मतलब है? अगर सब मर ही जाएँगे तो ऐसी कौन-सी मदद है ये? मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बोलना नहीं चाहिए कि माह रमज़ान है? कल मैंने कहा था कैप्टन साहब कि देखिए, रोज़ा रख लेने से, नमाज़ अपनी पढ़ लेने से, ये सब कोई कोई इसका मतलब ही नहीं है। रमजान अगर के पाक इंसानियत महीने मर में गई। जी। इसमें बेशक दुनिया के जितने सोच समझदार मुल्क हैं, यूरोप के सारे मुल्क हैं, और मैं आपको बता सकता हूं कि अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं, सब चाहते हैं कि इस महीने में ईद से पहले एक ऐसा माहौल हो जिसमें जब ईद मनाई जाए, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो चारों तरफ गजा में खुशी का माहौल हो। उसके लिए दो चीजें दरकार हैं। एक तो बमबारी यानी लड़ाई, जंग बंदी हो जाए,
और दूसरी बात ये है कि जो एड कॉन्वॉय खड़े हैं सिनाई में, रफा क्रॉसिंग क्रॉस करना चाहते हैं, 500-600, आज तो खबर ऐसी आ रही कि कुल 900 ट्रक वहां खड़े हैं, जो कि अलग-अलग खुशियों का सामान लेकर गजा में घुसना चाहते हैं। ये नेटवर्क की लग रहा है फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आज लोग ज्यादा यूज कर रहे होंगे होली की वजह से। तो अक्सर होता है कि जब बहुत ज्यादा नेटवर्क यूज होने लगता है तो उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है। कैप्टन साहब हमसे जल्द ही जुड़ जाएंगे और उनसे फिर बातचीत होगी, क्योंकि मसला जो है, जो बात लिख रहे हैं अभी जयदीप साहब, नितिन याहू ने 7 अक्टूबर घटना की जांच के लिए आयोग गठित करने से मना कर दिया है। अब इसके पीछे क्या है, हम कैप्टन साहब से जानेंगे। और कैप्टन साहब फिर से अगर जुड़ जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं कैप्टन साहब। फिर से वो जुड़ेंगे, मेरे ख्याल से ज्यादा सही रहेगा। और वो जल्द ही हमसे दोबारा कैप्टन साहब जुड़ जाएंगे और फदील अहमद साहब भी हमसे जल्द जुड़ जाएंगे। फदील अहमद साहब को पता नहीं क्या, आप वो बिल्कुल आधे घंटे बाद ही जुड़ते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बहरहाल तो ये मसला है और कैप्टन साहब जल्द हमसे जुड़ जाएंगे। और यहाँ हम देखिए हूती ने जो बात कही है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसको कतई तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेटवर्क जैसे ही आएगा कैप्टन साहब जुड़ जाएंगे। और आज काफी कम लोग अभी हमसे जुड़े, कैप्टन साहब फिर आ गए हैं। मैं उन्हें स्क्रीन पर लूंगा। नेटवर्क की हो जाती है कई बार प्रॉब्लम। जी कैप्टन साहब, अनम्यूट कर ले कैप्टन साहब। जी हाँ, एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट वो आज की यही कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि उनका गजा के बारे में जो प्लान था कि गजा को खाली कराएंगे, गजा के लोगों को बाहर भेज देंगे दूसरे देशों में और उसके बाद फिर से गजा को बनाएंगे। तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्लैरिफाई कर दिया है कि नहीं, गजा से किसी को जबरदस्ती बाहर भेजने का प्लान नहीं है। गजा के लोग गजा में ही रहेंगे और तभी थोड़ा अपने जहां उनका घर था उससे 1 किलोमीटर इधर या 1-2 किलोमीटर उधर रहेंगे और फिर से उन गजा को नया बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक रिलीफ की बात है कि गजा को लोगों को वहां से जबरदस्ती बाहर नहीं भेजा जाएगा। तो बात ये रह जाती है कि सब लोगों को इस तरह से सोचना पड़ेगा कि माहौल ऐसा कैसे बनाया जाए कि सबसे पहले युद्ध बंदी हो जाए, सीज फायर टॉक्स हो जाए, ताकि बम गिरने या रॉकेट गिरने बंद हो जाए। दूसरी चीज है कि अब हमें फेज 3 के बारे में आगे सोचना पड़ेगा कि गजा का रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो गजा का जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उसमें तो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया से मदद आने की दरकार पड़ेगी। हमें नहीं भूलना पड़ेगा कि यूक्रेन को भी जब सीज फायर हो जाएगा तो दुनिया से जितनी रिलीफ जाएगी या सहायता जाएगी आधी यूक्रेन के पास चली जाएगी। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ये होगा कि वो अपना जो रिकंस्ट्रक्शन का जो कंट्रीब्यूशन है यूरो में या पाउंड में या डॉलर में वो यूक्रेन को दें, क्योंकि यूक्रेन भी करीबन 1/3 या 1/4 बर्बाद हो गया है। और शायद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका गजा के लिए ये उम्मीद कर रहे हैं कि फंडिंग जो आएगी रीबिल्डिंग की वो अरब मुल्कों से आएगी। तो जाहिर बात है, जब मिस्र में कायरो में पिछले हफ्ते बात हुई थी तो अलग-अलग अरब मुल्कों ने करीबन $53 बिलियन की प्रपोजल दिए हैं। लेकिन ये $53 बिलियन एक साल में नहीं आएंगे, ये अगले 5-10 साल में अलग-अलग फेजेस में आएगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस दिन सीज फायर हो जाएगा उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा कि गजा से इतना जो मलबा हटाना है वो कैसे हटाया जाएगा। जो अलग-अलग आर्किटेक्ट्स हैं उन्होंने अपना एस्टिमेट दिया है और उनका कहना है कि गजा से मलबा हटाने का काम बहुत बड़ा काम है।
एक प्रपोजल ये दिया गया है कि गजा से मलबा हटाया नहीं जाएगा, उसी मलबे को वहां पर बराबर करके लैंडस्केपिंग कर दी जाएगी। लेकिन ये काम भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि अभी भी अ, अनुमान लगाया जा रहा है, इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट जो है उसका दावा है कि गजा में मलबे के नीचे अभी करीबन 6 से 8,000 लोग, अब तो मरे हुए उनको काफी दिन हो गए, तो उनकी जो रिमेन्स हैं, डेड बॉडी तो खैर क्या मिलेगी, लेकिन उनका जो कुछ बचा-खुचा है, वो गजा में अभी तक दबा हुआ है। यानी ऑफिशियली रेड क्रिसेंट के पास नाम है 48,000 लोगों के, लेकिन रेड क्रिसेंट बोल रहा है कि टोटल 8,000 और लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। मतलब उनके परिवार वाले उनको उनको परिवार वालों को ये पूरा यकीन है कि उन्होंने उनको पिछले 6 महीने में 1 साल से देखा नहीं है, लेकिन उनकी डेड बॉडी नहीं मिली है। तो ये 6,000 या 8,000 लोगों की जो रिमेन्स हैं, वो अब गजा में बिल्डिंगों के मलबे के नीचे दबी हुई है। तो ऐसे में काफ़ी दबाव आएगा कि नहीं, मलबे को बराबर करके लैंडस्केपिंग करके उसके ऊपर नया घर मत बनाओ। पहले मलबे को साफ करने की कोशिश करो आस्ते-आस्ते, ताकि जब मलके मलबे में खोदा जाएगा तो जो उनके नियर एंड डियर वन्स हैं, रिश्तेदार हैं, माँ-बाप, पिता, भाई, बहनें, उनकी डेड बॉडी या डेड बॉडी का जो कुछ बचा-खुचा है मुझे, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, आस्ते-आस्ते करना पड़ेगा। जी डॉक्टर रिज़वी?